हम्म ROU रितेश, हाँ राकेश, ठीक है। सब जन नए में लिखे। तो पॉइंट क्या कर रहे थे? ROU components। आर यू एसिड कंपोनेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। आर यू एसिड कंपोनेंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है इंटरव्यू में। इसको एकदम कैसे भी करके याद कर लीजिए, बहुत पूछेगा। तो किरण, एक बार आप रीड करिए, ठीक है। और ऐसे याद करिए कि देखिए, बार बार याद नहीं करना पड़े, समझ में आया? अपना ब्रेन को इतना स्ट्रांग बनाइए, एक बार याद हो गया, अब हमको एक 6 महीना बाद ही याद करना पड़े बस, ठीक है। आर ई एसिड कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या है इसमें पॉइंट बताइए लीज किरण। लायबिलिटी, लीज हाँ, लायबिलिटी ये ग्रुप में प्लस लिखते जाएंगे। हाँ, बहुत पूछता है ये। हाँ, पेमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट डेट माइनस लीज इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट डेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बाय लेसी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन। हाँ, ठीक है। इसको आप जल्दी से ग्रुप में लिख दीजिए। तो जल्दी हटा दिए ना स्क्रीन को, जल्दी जल्दी। आई मीन पोजीशन कम है, कौन कौन नहीं है भाई? हाँ, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंट्स बताया था, एक है इसमें लीज लाइबिलिटी, ठीक है। तो लीज लाइबिलिटी है, देखिए आर यू एसिड कॉम्पोनेंट्स है बेसिकली, राइट। आर यू एसिड कॉम्पोनेंट्स, आर यू एसिड कॉम्पोनेंट क्या हो गया? अब मान के चलो, आप कोई फ्लैट परचेज करना चाहता है, इसे याद रहेगा। तो फ्लैट परचेज करने जाएंगे, तो पहले तो क्या लगेगा आपका? लीज लाइबिलिटी लगेगा, कितना का ईएमआई देना पड़ेगा, ठीक है। इतना रुपए का ईएमआई देना पड़ेगा, दैट इज लीज लाइबिलिटी, ठीक है। सेकेंड चीज, उसमें क्या लिखा था, पॉइंट क्या था सेकेंड इसमें? फिक्स है, माइनस आरओ कंपोनेंट में क्या था सेकेंड पॉइंट? ग्रुप में भी लिखते जाइए, माइनस क्या था सेकेंड पॉइंट? लीज प्लस क्या हो इंसेंटिव्स। रहा था? लीज पेमेंट बिफोर द कमेंसमेंट डेट, commencement. लीज पेमेंट बिफोर द कमेंसमेंट डेट। तो जो भी लीज का पेमेंट बिफोर द कमेंसमेंट डेट क्या होगा? कमेंसमेंट डेट मतलब इस दिन आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर दे देगा हम लोग, Property handle. या हम लोग भाड़ा में जा रहे थे हैंड ओवर, उससे पहले जो भी पेमेंट देना हो, क्या पेमेंट होना चाहिए ये? Sir, सर कोई advance एडवांस हो token सकता है? money या ब्रोकर, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह। ब्रोकरेज चार्ज, ब्रोकर को ब्रोकर चार्जेस देना पड़ेगा, एडवांस मनी देना पड़ेगा बिल्डर को, कुछ कुछ पैसा लेगा ना वो, तभी तो तुमको हैंड ओवर देगा, टोकन मनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस क्या होगा? लीज इंसेंटिव बिफोर द कमेंसमेंट डेट। आप commencement date. कमेंसमेंट डेट से पहले ले रहे हैं तो थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे आपको, दैट इज माइनस द लीज इंसेंटिव प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बाय द लेसी, मतलब ब्रोकर चार्जेस। अब ये वाला ब्रोकर हो गया, पहले लीज पेमेंट बिफोर दिस दिस एंड देन ब्रोकर चार्जेस, इससे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बोला है। प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन। हो सकता है आप जहां पर घर ले रहा हो वहां पर में पहले चाय का दुकान होगा, तो चाय वाला दुकान वाला वो हट रहा नहीं है, तो उसको हटाने के लिए उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा ना। या कोई फार्म लैंड होगा, उसको हटा के कुछ वो करना है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन, साइट को फिर से रिस्टोर करने के लिए उसका प्रेजेंट वैल्यू भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये 5 कंपोनेंट आपको लिख लीजिए एक बार के लिए। घुसाना, आप बोलेंगे आर यू एसिड कंपोनेंट्स फटाफट। आर यू एसिड कंपोनेंट्स, आवाज नहीं आ रहा है मेरे को भाई। सतीश वीडियो ऑन रखना है। घुसाना नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में वीडियो ऑन रखिएगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। हम नहीं, जूम अलाउ नहीं करेगा, समझे? जूम मेरा बात नहीं मानता है, बात समझे ना? हम भी मान जाए, समझे? क्या बोल रहे थे? आर यू एसिड कंपोनेंट्स। राकेश तुम बताओ क्या क्या होगा पॉइंट्स फटाफट में। Lease liability, add lease payments made before commencement date, हम्म less lease incentives received before commencement date, add initial direct cost incurred by lessee, and also add the present value of site restoration cost. अंशु बोलो। ऑडियो ऑफ हो गया। मेरे Mute. तो ऑडियो चल रहा है, हाँ अब बोलो अंशु। हाँ, Lease liability plus any lease payment made before commencement date, हम्म, less any lease incentive before commencement date. सब बिफोर ही तो होगा। Uh, हाँ,
ठीक है, रटिए मत, बिफोर ही होगा ना। अब घर लेने जाओगे तो कुछ आपको पेमेंट देना पड़ेगा, कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर नीट खराब हो गई क्या इनका? आप लोग का ठीक चल रहा है। और क्या था किरण उसके साथ, और क्या था? Sir, initial direct cost incurred by lessee plus वेरी present गुड। value of site restoration cost. हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। आपका 2 पॉइंट मिस हो गया था अंशु, क्या क्या था 2 पॉइंट सर और? मिस नहीं हुआ था सर, वो एक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम्म, और ये एनी साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। वेरी गुड। ठीक है, आपका रेज्यूमे लिंक्डइन नौकरी प्रोफाइल कब तक मिलेगा अंशु? जल्दी देना पड़ेगा सर मेरे को। कल कल सर ठीक है, कल कल मिल करके जाएगा। हितेश और राकेश कल हम आपसे एक बार कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा किरण से भी हेल्प ले लीजिएगा, किरण थोड़ा थोड़ा इनको कर दीजिएगा, राकेश और है ना हितेश को। आप तो सीवी वगैरह तक मोटा मोटी बना ही लिए ना, लिंक्डइन और नौकरी प्रोफाइल, इनको स्क्रीनशॉट विनशॉट दे दीजिएगा, समझे? तो ये सब कंप्लीट करिएगा। हुसाना तुमने सीवी बना लिया अपना? हम्म, हुसाना, Yes, sir. तो Yes, जल्दी मेरे को वो it's now भेजो। ठीक है, complete. रात को कौन ऑफिस कॉल होता है? ये क्या बात है? हाँ? ठीक है, चलिए। चलिए, बैंक में देखो रात को काम कराता है, बैंक में है, बैंक का आदमी है। झूठ बोल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक रात को काम देगा? दे भी सकता है, भरोसा नहीं, बॉसों को होता है ना। ठीक है, रात को काम दे देते हैं बॉसों को। देखिए, अगर मैनेजर आपका एमबी हो ना, तो वो लोग बहुत काम देते हैं रात को। तो ये बहुत हम्म, बेकार है इन लोग का, ये रात वाला टाइम। मतलब जिन लोगों को सुबह उठने का आदत है वो लोगों को तो पूरा उन लोग का रूटीन ही खराब हो जाएगा, शेड्यूल पूरा। कोई कोई होता है, जैसे होता है ना, वो रात को ही फोन करके बोलते हैं एक अर्जेंट काम आ गया, करना पड़ेगा। पैसे दे देते हैं लोग काम करके। ठीक है, ठीक है, ऑफिस टाइम के बाद है ना, आप मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर देना चाहिए, मेरा मानना है। हमें लेकर तो, है ना। अब नया नया सैलरी लोग क्या ही बोलेगा ना, प्रेशर हो, वही बात है। हाँ, तो एक ये पॉइंट याद हो गया ना, 5 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, 5 पॉइंट, एक तो ये वाला पूछेगा ही पूछेगा, लीज लाइबिलिटी, लीज पेमेंट बिफोर द कमेंसमेंट डेट, लीज इंसेंटिव बिफोर द कमेंसमेंट डेट माइनस होगा। और क्या था? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय द लेसी। और क्या था? साइट रिस्टोरेशन Present साइट value of this रिस्टोरेशन man. कॉस्ट। Site साइट restoration. रिस्टोरेशन कॉस्ट। हाँ, साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला हो गया साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो। साइट कल It's उसाना over. आप है ना, सीवी सीवी बना के ना, कोई एक्सवेज वगैरह में दीजिएगा। मेरे को एक बार दिखा दीजिएगा सीवी, हमको टाइम निकलेगा, नहीं तो मैम को दिखा दीजिएगा आप। ठीक है, पेरोल। Kanika ma'am had क्या? checked, sir. She told it's fine now. एक्सवेज में दे दीजिए, अतुल गुप्ता Okay, उस sir. दिन दे रहे थे ना, उसको दीजिए आप सीवी। पेरोल तुम दे दिया? नहीं नहीं पेरोल, हाँ। नहीं नहीं, मैडम से ये- मैडम से चेक करवाया है, अभी देखता हम्म, हूँ। हाँ, एक बार चेक करा के, एक बार है ना कंसिडर ग्लोबल, और उसको उसको दीजिए आप। एक बार मेरे को दिखा दे, अकाउंटिंग वाला सीवी लगेगा मेरे को, उसके लिए मेरे को दे दीजिएगा एक बार, देख लूंगा। फिर उसको दीजिए आप अतुल गुप्ता को। ठीक है, हेरोल्ड हुसाना, पहले मेरे को दिखा दीजिए एक अकाउंटिंग सीवी, अगर, और वो जर्नल एंट्री वेंट्री पढ़ लीजिए हुसाना, उस दिन दिया था ना, पहला सर दिन वो याद है? पढ़ लिया। यस सर, वो पढ़ा है सर। वो हम कल करवाएंगे 8 बार। ठीक है, 8 बार जर्नल एंट्री वगैरह करवा देंगे। ठीक है, ओके। बहुत जरूरी है वो भी। और हम्म, आप जैसे क्या नाम है ना, राकेश और हितेश, थोड़ा किरण, Yes. इनको थोड़ा सा हेल्प करवा दीजिएगा। ठीक है, आपका तो मोटा मोटी बनी गया ना सीवी, मोटा मोटी जो बन गया इनको ना दे दीजिएगा, तो बनाते रहेंगे लिंक्डइन और नौकरी प्रोफाइल, ये 3 काम कर लीजिएगा। ठीक है, इनसे कनेक्ट रहेगा, दोनों का नंबर तो ही हितेश और राकेश का, कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सब कंप्लीट करते जाइए तो अच्छा रहता है। और जान पहचान में हमारा नंबर दे दीजिए। ठीक है, टाइम मिलता नहीं ना हम लोग को मार्केटिंग करने का, जल्दी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, आर ए एसेट कॉम्पोनेंट्स हो गया। ठीक है, वेरी गुड, ये वाला कर ली ना, तो आपको वर्ल्ड कप जीत गया आ रही है ऐसे कॉम्पोनेंट, हाँ सही बता रहा हूँ मैं। सोएंगे। हम्म, ये बॉस हो कैसे ही होते हैं। अच्छा,
सही। लीज पेमेंट्स, ठीक है, लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स, ठीक है, लीज पेमेंट देखिए, ठीक है, लीज पेमेंट में देख लीजिए, फिक्स लीज पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव प्लस वेरिएबल, ये भी बहुत पूछ लेता है, तो लीज पेमेंट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, लीज पेमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, लीज पेमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, फिक्स लीज पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव, ग्रुप में लिखते जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये भी बहुत पूछ लेता है, देखो ये बहुत इजी है, अगर आपको ये याद हो गया ना, आरवी एसिड कंपोनेंट, आरवी एसिड हो ना, हमेशा याद रखिएगा, आरवी एसिड को तुमने ऐसे सोचना कि तुमने घर ले रहा है, वो भी ईएमआई में लेगा, इतना तो पैसा है नहीं कि ओनरशिप में लेगा, है ना, इसके पास नहीं होता है इतना, हाँ आजकल घर का दाम भी बहुत हो रहा है, तो लीज लाइबिलिटी, अभी नया नया नौकरी लगा और आपने सोचा कि घर ले लेते हैं, तो लीज लाइबिलिटी लगेगा, लीज पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव प्लस द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे लेसी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन। लीज पेमेंट क्या होगा, लीज पेमेंट सेम ही होगा, देखो लीज पेमेंट क्या हो गया, फिक्स्ड लीज पेमेंट कुछ देना पड़ेगा माइनस द लीज इंसेंटिव, ठीक है, लिखते जाइएगा ग्रुप में लिखते जाइए फटाफट में, टाइम बचेगा, फिक्स लीज पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव प्लस वेरिएबल लीज पेमेंट लिंक टू द रेट और इंडेक्स, तो समझिएगा, ठीक है, एक तो फिक्स लीज पेमेंट है, कुछ फिक्स देना पड़ेगा, इसको ऐसे सोचिए अपने भाड़ा का घर में रह रहा है तो फिक्स देना पड़ेगा कुछ लीज पेमेंट माइनस कुछ इंसेंटिव डिस्काउंट दे दिया, प्लस वेरिएबल लीज पेमेंट लिंक टू द रेट और इंडेक्स, कुछ वेरिएबल भी होगा कि 6 महीना तक 10,000, 6 महीना के बाद भाई रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगी, 10% रेट बढ़ेगा आपका, उसका होता है वेरिएबल लीज पेमेंट लिंक टू द रेट और इंडेक्स, प्लस परचेज ऑप्शन प्राइस इफ लाइकली टू बी एक्सरसाइज्ड, तुम 3 साल यहाँ पर में रहो भाड़ा में, उसके बाद तुमको हम लोग ऑप्शन देगा, तुम घर खरीद सकते हैं, दैट इज परचेज ऑप्शन प्राइस, प्लस टर्मिनेशन ऑप्शन प्राइस इफ यू आर टर्मिनेटिंग, हम लोग को बात हुआ था कि तुमको 3 साल रहना है, पर तुम 3 साल नहीं रह के आजकल पीजी में रहते हो तो 6 महीना रहना पड़ता है ना, 6 महीना रहना पड़ता है पीजी में, राइट, 6 महीने से पहले छोड़ने से सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लेता लोग, तो पीजी में रिया तो उसको पता चलेगा, पहले भी कर ले, हाँ, तो वो लोग टर्मिनेशन ऑप्शन प्राइस बोलते हैं उसको, टर्मिनेशन ऑप्शन प्राइस, अब जल्दी छोड़ोगे तो टर्मिनेशन का ऑप्शन का कुछ प्राइस होगा, प्लस रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, कुछ गारंटीड है कुछ माइनस द एक्सपेक्ट, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होता है, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होता है, आवाज आ रहा है मेरा आप लोग को, आवाज आ रहा हाँ है, सर, सर इतना हाँ पैसा मिनिमम आपको देना ही होगा। कुछ सर आपको जो लास्ट में एसेट कुछ लास्ट मिलेगा, में लास्ट जो में जाके वैल्यू कुछ बचता मिलेगा है। जाके, कुछ ना लास्ट में कुछ रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, कोई गारंटी वारंटी दिया होगा तो मतलब मान के चलो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, अगर आप पीजी वगैरह में रहते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, कोई अगर रहा होगा तो उसका समझ में आएगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली है ना नहीं देता बहुत जल्द, उसमें ना बहुत काटा काटी कर देता है, देखो तुमने ना वो कांच तोड़ दिया था उस दिन, तुमने ये तोड़ दिया मेरा वो तोड़ दिया, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ वो करेगा, तो गारंटी तो इतना का दिया था पर उसमें से कुछ काट देता है लोग, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस कुछ ऐसे कुछ काटा कुटी करके कुछ कम दे दिया पैसा, समझने के लिए समझ लीजिए, मोटा मोटी आपको पॉइंट याद रखना है, फिक्स प्लेन ऑफ एग्जिस्ट, पॉइंट टिक देना, प्लस वेरिएबल लीज प्लस परसेंट ऑप्शन प्लस ये प्लस टर्मिनेशन ऑप्शन प्लस रेसिडुअल, ज्यादा करके ये पूछता है आरयू एसिड कंपोनेंट्स, ज्यादा तो ये पूछेगा, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, डिलेट पिलेट में ये पूछता है, पर ये भी पूछ लेता है तो बताने लायक होना चाहिए, ठीक है, एक बार बोल पाएगा, एक बार किरण आप बोलो तो बिना देखे, इजी है, याद करने का कोशिश मत करो, आपको ऐसे जरूरी भी नहीं, एक चीज याद रखो, इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि वो 5-6 पॉइंट लिखा है ना कि 5-6 पॉइंट ही बोलने हैं, अब 2-4 पॉइंट भी बोल दिया ना तो लगेगा चलो कुछ तो बोला, क्योंकि भाई इतना डीप कोई पढ़ता नहीं है, तो तुम बोल दिया तो ऐसे खुशी हो जाएगा वो, ये भी बात है ना, हाँ इसलिए समझ के पड़ेगा तो याद रहेगा, हाँ बोलो कंसेप्ट ऑफ लीज पेमेंट में क्या क्या चीज आएगा, हाँ हाँ, फिक्स लीज पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव प्लस वेरिएबल लीज पेमेंट, फिर हाँ वेरिएबल लीज पेमेंट, फिर क्या था, फिर एनी गारंटीड परचेज ऑप्शन रेसिडुअल था, वैल्यू परचेज ऑप्शन था, माइनस परचेज ऑप्शन प्राइस प्लस टर्मिनेशन ऑप्शन प्राइस, टर्मिनेशन ऑप्शन हाँ प्लस और ही है फिर सब इसमें, गारंटीड हाँ रेसिडुअल। पर आरजीबी, हाँ रेसिडेंट, ये तो आप लोग बचपन में पढ़ रहा है कि रेसिडेंट वैल्यू कुछ मिलता है वो सब मिलता है, वही चीज है, थोड़ा सा वो करे ना क्या बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, तो सही हो जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट, ज्यादा पूछता है आरयू एसिड कंपोनेंट, आरयू एसिड कंपोनेंट अच्छा से याद कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ काम हो जाएगा आपका, ठीक है,
लीज में देखिए आपका सबसे ज्यादा इंडेस पूछेगा और एग्जेम्पशन टू लीज, और उसके बाद वो डिस्काउंट रेट तो मोटा मोटी पूछ लिया तो आप बता ही दोगे, और ये वाला 2-4 क्वेश्चन आरओ एसेट कंपोनेंट्स। अब जो आइडेंटिफाइड लीज आप पढ़ा था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वाटर प्यूरिफायर का एक एग्जांपल है, ये पूछा था बिग फोर में। एक वाटर प्यूरिफायर है जो कि हर जगह होता है ऑफिस में, वो होता है ना RU बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग का होता नहीं है सब चीज, पर वो होता है ना आजकल लोग जो यूज करता है वाटर प्यूरिफायर, ठीक है। तो वाटर प्यूरिफायर इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months, देन विल इट बी अ लीज। तो वाटर प्यूरिफायर कुछ होता है, परचेज किया होगा कोई ऑफिस ने, तो 8 months के लिए है। विल इट बी लीज? नो, क्योंकि उसमें था ना लो वैल्यू एसेट लेस देन 12 months, तो याद हो गया ये वाला। अब ये 12 months वाला वो उसमें था पॉइंट पे, ठीक है। एक चीज में क्या लिखा है, 6 कंट्रोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ठीक है। ये 8 months के लिए, अगर ये 12 महीना होता तो तब हो जाता, 12 महीना से ऊपर होने से हो जाएगा, लेस देन 12 months 12 महीना होने से भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब ये वाला याद रख लेना, तो ये याद रहेगा ना, अगर वाटर प्यूरिफायर दिया इतना महीना के लिए, लीज है कि नहीं है, तब बताने लायक हो कि 8 months से 12 महीना से कम है तो नहीं होगा, 12 महीना से ऊपर होता तो ये हो जाता है, ये आइडेंटिफाइड एसेट हो गया। दूसरा, इम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैब सर्विस, इम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैब सर्विस कि अभी आप लोग को मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका मान के चलो आपका जॉब लगता है, कोई नाइट शिफ्ट जॉब लगता है, एक्सेंचर, जिनपैक्ट, कैपजेमिनी, बहुत सारा जॉब्स होता है जो नाइट शिफ्ट जॉब देता है, इनफैक्ट बिग फोर भी काम करवाता ही है, लेट नाइट वर्किंग करता है। तो इम्प्लॉयर आपका भला है और आपको बोल रहा है कि आपको कैब सर्विस देगा टू एम्प्लॉय टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम, एंड जाने के टाइम में भी आपको गाड़ी देगा, ठीक है। इसमें ये है कि ये लीज है क्या, इफ यस और नो साइड रीजन, एम्प्लॉयर इज गिविंग द कैब सर्विस, तो लीज नहीं होता कैब सर्विस, क्योंकि ये तो भाई सैलरी मिल रहा है तुमको, ये कोई लीज अरेंजमेंट नहीं है। यही चीज लिखा है इसमें कि इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल एसेट। देखो आपको क्या मिल रहा है, कैब सर्विस मिल रहा है, ये आइडेंटिफाइड एसेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आइडेंटिफाइड एसेट का डेफिनेशन उसको बोलना पड़ेगा। क्या था आइडेंटिफाइड एसेट का डेफिनेशन, अब यहाँ पर काम आता है वो, क्या था आइडेंटिफाइड एसेट, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा है, आपको हम लोग गाड़ी दे रहा है, वो आएगा ले जाएगा, फिर जाएगी तो आप फिर से कैब बुक कर लीजिएगा। बिग फोर वगैरह में कैब बुक होता है, SDC वगैरह कहीं इधर जाओगे ना कैब बुकिंग होगा। ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्या था डेफिनेशन आइडेंटिफाइड एसेट का किरण? The supplier, स्पाउस, हाँ, सप्लायर डज नॉट हैव द supplier सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सप्लायर कौन है इधर में? यहाँ पे वही जो कैब PWC, सर्विसेज प्रोवाइड कर जो रहा है। एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ही तो है, हाँ इस बार एम्प्लॉयर है ना। हाँ। सप्लायर डज नॉट हैव द सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, यहाँ पर तो है एंड ही, एसेट इज नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पर तो एसेट देखो, डिस्टिंक्ट भी नहीं है। एक बात बताओ, आपके लिए एक ही गाड़ी थोड़ी ना डेली आएगा, गाड़ी तो कोई भी आ सकता है ना। गाड़ी तो एक नहीं होगा, ड्राइवर भी एक ही रहेगा। अगर गाड़ी भी एक ही आ रहा है, ऐसे बोल दिया कि राकेश आपको हम लोग PW से SDC में है, भाई ऑडी देगा, ऑडी में आओ जाओ, और ड्राइवर भी यही है, ये आपका ड्राइवर है, ये आएगा जाएगा, तो वो फिर बोल सकता है लीज है कुछ हद तक। और यहाँ पर वैसा नहीं है, गाड़ी कोई भी आ सकता है, इनफैक्ट बस देता है PWC ठीक है ठीक है, आने के टाइम में तुम अपना कैब बुक कर लो, आने के टाइम में कैब बुक कर लो, तो गाड़ी तो कोई भी हो सकता है ना, और ड्राइवर भी कोई भी हो सकता है। तो इन दैट केस ये आइडेंटिफाइड एसेट वही नहीं, आइडेंटिफाइड नहीं है ना एसेट, एसेट इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, या तो अलग अलग एसेट है। गाड़ी तो कभी ये देगा कभी वो देगा, कभी छोटा कभी बड़ा गाड़ी, कभी क्या गाड़ी देगा, तो ये वाला और ऐसे भी ये सैलरी अरेंजमेंट है, इम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट है। तो एक तो ये हो गया कि इम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट कभी भी लीज अग्रीमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, लीज का क्या डेफिनेशन है, आइडेंटिफाइड एसेट एंड राइट टू कंट्रोल यूज, कस्टमर हैज ऑब्टेन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द, अब दूसरा क्या था, राइट टू कंट्रोल यूज, एक बार किरण आ जाती है, राइट टू कंट्रोल यूज, कस्टमर क्या बोल रहा था, कस्टमर हैज राइट टू कंट्रोल यूज में क्या लिखा था अंशु, राइट टू कंट्रोल यूज में क्या पॉइंट था, याद करिए। राइट टू कंट्रोल यूज एक तो था आइडेंटिफाइड एसेट, उसमें क्या था, सप्लायर डज नॉट हैव द सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, देयर इज नो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑन सर इसमें सब्स्टिट्यूशन। था हाँ, द सबलेट कस्टमर हैज डायरेक्ट यूज्ड, इनडायरेक्ट सारा यूज, खाली सारा है, हाँ, बेनिफिट यूज करने कस्टमर का। बताता है कैसे डायरेक्ट होगा, कस्टमर हाँ बताएगा खुद ही डायरेक्ट। कि कैसे डायरेक्ट होगा, हाउ एंड व्हाट पर्पस द एसेट विल बी, यहाँ पर कस्टमर बता पाएगा कि देखो ना, एक्चुअली वो ड्राइवर एक्चुअली ना मेरे को ना थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग वेट करते तो ऐसा, वो तो भाई ऑफिस के लिए आपको मिला है ना गाड़ी,
और आने का टाइम है ऑफिस के लिए, ड्राइवर आप थोड़ा हमको ना इधर में घूमना है, अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना। इधर एक बीच है, थोड़ा देर इधर वेट कर लेते हैं, नहीं इधर ढाबा है, इधर खा के जाते हैं अच्छे से, नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा, वो तो बहुत चीज के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उसको टाइम में आपको पहुंचाना है। तो कस्टमर डायरेक्ट नहीं कर रहा है वो एसेट की, उसको वो ऑफिस पर्पस के लिए आपको मिला है। दूसरा, आपको एम्प्लॉयर ने लैपटॉप दिया है, क्या काम के लिए दिया है? फेसबुक चलाने के लिए, लिंक्डइन चलाने के लिए नहीं, बहुत लोग चलाता है। आपको क्यों दिया वो, क्यों दिया लैपटॉप? ऑफिस का काम करने के लिए, राइट? वो लीज है? अगेन नहीं है, क्योंकि आप वो एसेट को अपना यूज के लिए यूज नहीं कर सकता है। वो एसेट आपको जो मिला है वो ऑफिस पर्पस के लिए दिया गया है। तो वो जो राइट टू कंट्रोल यूज है ना, वो पॉइंट हिट हो जाता है यहाँ पर में। तो लीज में हमेशा याद रखना दो चीज होता है, आइडेंटिफाइड एसेट और दूसरा राइट टू कंट्रोल यूज। अब लैपटॉप बोल सकता है आइडेंटिफाइड एसेट है, तुमको लैपटॉप बदल बदल के नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं बोल सकता है कि भाई आइडेंटिफाइड एसेट तो है। पर एक चीज से सोचो, सप्लायर डज नॉट हैव द सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट एंड इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट योर एसेट। भाई सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकता है लैपटॉप, तुम थोड़ा बहुत तोड़ दो लैपटॉप को तो दूसरा लैपटॉप दे देगा, भले ही तुम्हारा पॉकेट से पैसा लेगा। तो अगेन दिस इज नॉट एन आइडेंटिफाइड लीज एंड इसमें भी नहीं फॉल हो रहा है। भाई ये बहुत पूछेगा तुमको, घुमा फिरा कर केस स्टडी लीज में पूछता है, तो याद रहेगा ना। एक तो क्या बोला किरण मैंने, नंबर 1 कैप सर्विस बताया था, वाटर प्यूरिफायर 8 महीना वाला, तो 8 महीना का अगर कुछ है तो ये सब याद रख लेना केस स्टडी, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, ठीक है? केस स्टडी किरण विद नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो इंडेस 116 का क्या था? तो एक तो वाटर प्यूरिफायर याद रखना है, ये वाटर प्यूरिफायर 8 महीना वाला। 8 महीना में क्या होता है पता ही है आपको? वाटर प्यूरिफायर 8 महीना होगा तो क्या होगा, लीज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है? अब 12 महीना हुआ तो होगा। होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैब सर्विस दिया तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड लीज एसेट नहीं है नहीं है। और राइट टू कंट्रोल यूज भी नहीं है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर नहीं। सकता कि कहां पर गाड़ी ले जाएगा। दूसरा आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर में अलग अलग एसेट आएगा, एसेट इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, डिफरेंट डिफरेंट एसेट आएगा, बुद्धि समझे? दूसरा लैपटॉप, लैपटॉप में क्या है कि वो कस्टमर डायरेक्ट नहीं कर सकता है हाउ एंड व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज्ड, वो ऑफिस पर्पस के लिए दिया है आपको। अगेन लैपटॉप आपको इसे याद रहने का टेक्निक है, ठीक है? तो पॉइंट्स ऐसे याद रखना पड़ेगा लॉजिकली। लीज का डेफिनेशन इसलिए जरूरी है, अब समझ में आया ना आपको क्यों जरूरी है लीज का डेफिनेशन? ठीक है, तो ये वाला याद रखना, डेफिनेशन ऑफ लीज सुना के, इट्स नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, नो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज गेटिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इट्स नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, ठीक है? तो ऐसे करके आपको याद करना है, तो ऐसे करके याद रहेगा, ठीक है? अब ये वाला चीज याद रहेगा, कैब दिया लैपटॉप दिया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? एक हम आपको और एग्जांपल दे रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूसी में पूछा था, ठीक है? कि हमने, हम एक ट्रक ओनर है, तो मैंने हितेश को ट्रक दे दिया और हर महीना हम 10-10 हजार रुपये चार्ज कर रहे हैं ट्रक का। ट्रक दिया चलाने के लिए गाड़ी को, ठीक है? गाड़ी चलाने के लिए ट्रक दिया, गाड़ी चलाने के लिए उनको, गाड़ी ये ट्रक ड्राइवर है तो मैं ट्रक ओनर हूँ, मैंने इनको ट्रक दिया, मैं 10 हजार रुपये हर महीना ले रहा हूँ, ये लीज है? हाँ। ये लीज है क्या? आइडेंटिफाइड एसेट है, पूरा हाँ। आइडेंटिफाइड एसेट यहाँ पर में, दिस इज द लीज, ठीक है? तो इट्स एन आइडेंटिफाइड एसेट, उसमें लिखा रहता है कि ये नंबर है, गाड़ी का नंबर है, ये है, अब ये यूज करेगा, उसे पैसा दिए, वो सब चीजें, तो ये लीज हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है? तो लीज एक्सेप्ट याद रखना, जब लीज बोलता है ना, तो लीज देखना, लीज में तुम्हारा ओनरशिप कितना है, तुम ओन कितना करता है वो चीज को, समझ में आया? अब एक और चीज है, तुम अभी तुम्हारा जॉब लगेगा, तुम नेचुरल बात है या तो फ्लैट लेगा या तो पीजी लेगा। अगर फ्लैट लेगा तो रेंट कितना महीना का बनता है? 11 महीना का बनता है। अगेन वो लीज नहीं है, क्यों बनता है 11 महीना का? थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा, है ना? नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है, तो लीज नहीं है वो भी। दूसरा, आपका अगर आप फ्लैट में भी रहते हो तो 11 महीने से नीचे ही होता है, अगेन वो लीज नहीं हो गया। तो ये सब मोटा मोटी पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि वो भाई कितना महीना का लीज है, 12 महीने से ऊपर का है, अगर 12 महीना से ऊपर होगा तो वो लीज बन जाएगा वो, अगर 12 महीना से नीचे है तो लीज नहीं बनेगा। तो आपको क्वेश्चन केस स्टडी ऐसे ही घुमा फिरा कर बोलेगा
कि भाई ये केस स्टडी है, इसमें बताओ ये लीज है कि नहीं है। तो एक 12 महीना वाला पॉइंट याद रखना कि अगर तुम्हारा आइडेंटिफाइड, देखो अगर तुम्हारा आइडेंटिफाइड एसेट है और राइट टू कंट्रोल यूज भी है पर 12 महीना से नीचे है तब भी लीज नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। देखो तुक्का मार के मैं बोल रहा हूँ, मेजोरिटी केसेस में लीज होगा ही नहीं, तो नहीं समझ में आएगा ना बाई डिफॉल्ट नॉट अ लीज, तो दिमाग लगाना मोस्ट ऑफ द केसेस में लीज नहीं होता है। ठीक है, हाँ और ना ही होगा, ये याद रख लेना बाई डिफॉल्ट, पर हो सकता है कभी कभार। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो तुमको थोड़ा सा पूरा केस को समझना है। और एक और चीज देखो, इंटरव्यू में ना राइट और आपका ना, देखो एक चीज याद रखना, इंटरव्यू में यस और नो में आपका आप वो लोग नहीं देखता है, आप रीजन क्या दे रहे हो और कितना लॉजिकली सही बोल रहे हो पॉइंट को, उसका इज्जत देता है लोग। स्टेप मार्किंग होता है इंटरव्यू में, इट्स नॉट लाइक सी फाइनल एग्जाम कि तुमने 2-4 गलत कर दिया तो तुमको 0 मिल गया। इंटरव्यू में तुम्हारा लॉजिक रीजनिंग भी देखेगा, तुमने क्या रीजन दिया, तुम थोड़ा पार्सली करेक्ट था, पार्सली इनकरेक्ट था, तो ये सबका आपको मिलता है पॉइंट्स, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट आपका सही होगा, कुछ पॉइंट गलत होगा, तो डेफिनेटली आंसर को पूरा बोलने का कोशिश करेगा, तो लोग बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, इंप्रेस होता है सामने वाला। क्या बोला मैंने, इंटरव्यू में स्टेप मार्किंग मिलता है, अनलाइक द फाइनल एग्जाम जहां पर में कि एकदम उस तरह से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इन द ग्रुप ऑल्सो कि इंटरव्यू में यू गेट स्टेप मार्किंग, यू गेट स्टेप मार्किंग एंड यू गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट। आपका लॉजिक्स वो लोग देखता है कि आप कैसे करके लॉजिक से आंसर बोलने का कोशिश किए, तो दैट इज समथिंग दे आर चेकिंग। ठीक है, एक सेकेंड रुकेगा। ये पॉइंट एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे याद रहेगा। ठीक है, हाँ तो ये वाला पॉइंट कर ही दिए फाइनेंशियली। ठीक है, एक आंसर आप लोग है ना पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत पहले से ही पूछता था, तो हमेशा ना रॉन्ग राइट में आप है ना, एक चीज इंटरव्यू में ये जो मैंने बार बार बोला ना, आप आंसर सही और गलत में ना नर्वस मत होइएगा। अगर आप रॉन्ग पे आंसर बोल रहा है ना, तो पॉइंट थोड़ा बोलने का इलेबोरेट करिएगा पॉइंट्स को, और कुछ पॉइंट्स प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ पॉइंट बेकार होगा तभी रॉन्ग आंसर है, और कुछ पॉइंट आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसको लगे कि हाँ ये समझाने का कोशिश कर रहा है, तो इनका समझाने का थोड़ा तरीका सही है। तो अगर तुम कम्युनिकेशन को समझ में आएगा ना कि तुम समझाने का कोशिश कर रहा है, तो इम्प्रेस हो जाएगा वो सामने वाला। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए अगर गलत भी बोल रहे हो, हाँ पर वो लग रहा है इफ दैट पर्सन इज अ नो नॉनसेंस गाई, तब ज्यादा आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। नहीं, हम ये बोलना चाह रहा है कि देखो क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या लगता है आप सही बोल रहे हैं, हो ही सकता है ना आपको लग रहा है आप सही बोल रहे हैं, यू डोंट नो, आप भी क्यों चाहोगे, जानबूझकर आप क्यों चाहोगे कि इंटरव्यू को गुमराह करोगे, है ना? कि जो इंटरव्यू लेगा वो भी हो सकता है कि क्वालिफाइड सीए या सीए में होगा, तो आप जानबूझकर तो नहीं करोगे, अगर जानबूझकर करे तो नुकसान होगा आपका ही। बट कितना बार हम लोग को लगता है हम लोग सही बोल रहे हैं, है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है आप गलत बोल रहे हैं, तब भी पॉइंट्स रखिए अपना, डरिए मत। और सामने वाला का मूड देखिए कैसा है, अगर सामने वाला का देख के लग रहा है भाई ये एकदम बकवास सुनने का मूड में नहीं है, तब मत बोलिए। पर सामने वाला का लग रहा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो थोड़ा सा बोलिए उसको, पॉइंट्स भी बोलिए, अपना पॉइंट्स को रखिए, क्योंकि आपका वो लोग दोनों देखेगा वो कैसे करके आप आंसर में अराइव किए, दे आर चेकिंग योर अराइवल। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग वगैरह में वो लोग थॉट प्रोसेस देखता है आपका, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, हाउ यू आर अराइविंग एट दैट थॉट, ये याद रहेगा ना। तो राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है केस स्टडी का कभी भी। क्या बोला मैंने, फॉर केस स्टडी इट्स नॉट नेसेसरी योर आंसर शुड बी राइट और रॉन्ग, दे आर चेकिंग विद हाउ यू आर अराइविंग एट दैट कंक्लूजन। ये आंसर को ग्रुप में लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी केस स्टडी बना के देता है ना, फॉर अ केस स्टडी दे आर नॉट चेकिंग वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, दे आर चेकिंग हाउ यू आर अराइविंग एट दैट कंक्लूजन, हाउ व्हाट वाज योर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, तो थिंकिंग प्रोसेस देख रहा है आपका। हो सकता है आप गलत हो, पर आपका थिंकिंग प्रोसेस देख रहा है, इसलिए आप अपना पॉइंट्स को रखिएगा उधर में। जो मैं बोला ये पॉइंट के ग्रुप में लिखिए ना, जो मैंने अभी जस्ट बोला, फॉर द केस स्टडी दे आर चेकिंग हाउ यू आर अराइविंग एट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड एंड रिजल्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है इसके पीछे मैं आपको कारण बताता है। देखो आप जैसे मान के चलो अच्छा फर्म में काम करोगे, कोई कंसल्टिंग में काम करोगे, तो वो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? तो वो लोग आपका थॉट प्रोसेस देख रहे हैं कि अब ये आदमी सोचता कैसे है,
किरण सोचती कैसे है, ये प्रॉब्लम को डिराइव कैसे कर रही है। एंड रिजल्ट डेफिनेटली कोई को पता नहीं होता है दैट टाइम, so they are just checking how you're arriving and what was the basis behind making that conclusion. जैसे जीडी होता है ना, जीडी में राइट या रॉन्ग नहीं होता है है ना, वो लोग देखते हैं इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अपना थॉट्स रखने के पीछे डरिएगा मत कभी भी, अपना विचार को पूरा खुल के बताइएगा सामने वाला को समझ रहे हैं ना। तो बी ओपन देयर, डोंट फियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू, ठीक है। कीप योर ओपिनियन। अब ये क्वेश्चन आएगा वेदर मोदी इज गुड फॉर द गवर्नमेंट और बैड फॉर द गवर्नमेंट, तो कोई गुड बोलेगा कोई बैड बोलेगा, पर वो लोग क्या देख रहे हैं, वो लोग आपका लॉजिक्स देख रहे हैं, गुड है तो क्यों है, बैड है तो क्यों है। तो ये चीज याद रखिएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी होगा ना, तो पॉइंट्स को रखना है अपने को, डरना नहीं है उसके सामने। डेफिनेटली आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, पर अगर ने अपने पॉइंट्स अगर रखा हिम्मत करके, तो उसका वो लोग इज्जत देता है। अब मेरे एक क्वेश्चन जो ये लोगों ने लीज में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, इसका बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये तो भाई पता होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा याद करिएगा, बचपन में पढ़े थे। फाइनेंस लीज में क्या क्या कंडीशन होता है, 5 कंडीशन बनने से फाइनेंस लीज होता है, अदरवाइज इट इज ऑपरेटिंग लीज। कुछ कंडीशन याद है आप लोगों को, 1-2 पॉइंट भी। 5 कंडीशन होने से फाइनेंस लीज बनता है, अदरवाइज इट इज ऑपरेटिंग लीज। 5 कंडीशन क्या है वो? सर परचेज मैं जाके ऑफ करता हूँ। के लिए मतलब परचेज ऑप्शन दिया रहता है फाइनेंस लीज में। सर हाँ, लीज जो टर्म होता है वो भी सब्सटेंशियल, जो एसेट का लाइफ है और लीज का Life टर्म of that है। वो सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करता है। और जो परचेज प्रेजेंट ऑप्शन वैल्यू ऑफ देखिए, पेमेंट, ये कोई कस्टमाइज पर्पस के लीज लिए है, पेमेंट जो है स्टैंडर्डाइज वो पर्पस के एसेट लिए के है, फेयर वैल्यू के बराबर प्रेजेंट होता है। वैल्यू इज इक्वल टू एमएलपी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हाँ, था उसमें। वो पॉइंट को एक बार ग्रुप में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये भी पूछता है इंटरव्यू में कि भाई फाइनेंस लीज में क्या क्या कंडीशंस होता है तो फाइनेंस लीज बनेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेगा लीज में, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक मैंने बताया, बताओ तो एकदम श्योर शॉट क्या पूछ सकता है। एक तो क्या बोला था किरण, कंपोनेंट्स, जो ये ROE 5 एसेट कंपोनेंट्स, और दूसरा मॉडल। हाँ, व्हाई इंड एस 116 इज इंट्रोड्यूस्ड, तीसरा डिस्काउंट रेट इन द बुक्स ऑफ लेसी। अगर मैं इंडेक्स 115 का बात करूं, 5 स्टेप मॉडल, और कभी कभार एक कंट्रोल ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का कंडीशन पूछ लेता है, जो 4 कंडीशन था। बाकी चीज भी पूछ सकता है कि इंडेक्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तब वो बता देना डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन एकदम ये लोग पूछेगा ही पूछेगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी, 101%। लीज का बात होगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, जर्नल एंट्री बताओ इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी, ठीक है। तो ये अपने को अच्छा से कर लेना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी, 101% आपको पूछने वाला है ये, लेसर एंड लेसी का जर्नल एंट्री, ठीक है। लेसर एंड जनरल का, लेसर एंड का जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में क्या है, आरवी एसेट टू लीज लायबिलिटी, ठीक है। तो इसको एक बार ग्रुप में लिखते जाएंगे, तो ज्यादा कुछ भी पूछ लेता है और आपको आंसर राइट देना है। ठीक है, पहले हम लोग का है बुक्स ऑफ लेसी और यहाँ पर है बुक्स ऑफ लेसर, ठीक है। तो बुक्स ऑफ लेसी है तो उसमें क्या लिखा है, आरयू एसेट टू लीज लायबिलिटी, लिख लीजिए बुक्स ऑफ लेसी। फर्स्ट हम लोग करेंगे बुक्स ऑफ लेसी, ग्रुप में लिखते जाएंगे मेरे रिप्लाई में। तो बुक्स ऑफ लेसी में क्या होगा, लेसी का बुक्स, लेसी मतलब जो कि ले रहे हैं इसको, तो इसमें क्या आएगा, आरयू एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। इजी है, एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी लिख लीजिए ग्रुप में फटाफट, हाँ हितेश आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आरयू एसेट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। देखो एसेट तो डेबिट ही होगा और लायबिलिटी हमने क्रेडिट कर दी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट के अंदर में, ये भी इजी है। इंटरेस्ट क्यों लगेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उसको जिससे आपने एसेट लाया, एसेट क्या है, घर दिया मान के चलो, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो क्या लिखा है, द रेंट एक्सपेंस जो होता है ना, रेंटल खर्चा होता है, उसको हमने रिप्लेस किससे किया है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को बाय इंड एस 116। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं खाली डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का जगह क्या हो गया, अगर ये ऑपरेटिंग एक लीज होता, अगर ऑपरेटिंग लीज होता तो रेंट एक्सपेंस होता, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, है ना। पर अभी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा हम लोग मान रहे हैं बिकॉज हम लोग उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये 4 एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिख लीजिए। और डेफिनेटली आप अपना बुक्स को चेक करिएगा, क्योंकि मेरा
सब पुराना है, कुछ हो सकता है गलती हो, तो डू टेल मी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ गलती हो, बिकॉज आप लोग अभी नए नए पढ़ के आ रहे हैं सारी। एक बार इंडेक्स 115/16 खुद भी पढ़िएगा अच्छा से, ये नहीं कि भाई ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करना है। सर आ गए। हेलो, आज कुछ आई थिंक नेट का इशू था। हाँ, क्या था? क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो आरयू एसेट का कॉम्पोनेंट्स में 4 पॉइंट्स होता है। एक आरयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन टू आरयू एसेट, इंटरेस्ट टू लीज लाइबिलिटी। लास्ट में चौथा क्या होगा आपका एंट्री? चौथा एंट्री क्या होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, लिख लीजिए ग्रुप में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? सर वही इंटरेस्ट पीएनएल एक्सपेंसेस और ग्रुप में लिखते डेप्रिसिएशन जाइए, जो है। ग्रुप में लिखते जाइए, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो अगर ये पूछता है तो यू शुड बी एबल टू से दिस, आरयू एसेट टू लीज लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन टू आरयू एसेट, इंटरेस्ट टू लीज लायबिलिटी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। जो एफर्ट डाल रहा है उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी एफर्ट डाला है ना और मेरा सेशन में डाला है, उसको जॉब मिलने में दिक्कत नहीं है। जो एफर्ट नहीं डाला है उसको कष्ट से मिला है। देखो, तो आराम से मिला है, कष्ट से मिला, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एक हो गया, ये पॉइंट याद रखना है आपको। हाँ, अब इसमें आपका यहाँ पर में क्या पॉइंट पूछ रहा है ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि ये लोग ये भी पूछ लेता है भाई ये आरयू एसेट लीज लायबिलिटी क्या रेट में पर रिकॉग्नाइज होगा। तो आरयू एसेट का कंपोनेंट याद रखना है आपको। यहाँ पर में जो मैं बताया ना, आरयू एसेट का कंपोनेंट वही वाला 4-5 कंपोनेंट था ना। तो बोलेगा इसमें क्या अमाउंट में डेबिट होगा। अगर पूछता है कि आरयू एसेट क्या अमाउंट में डेबिट होगा, तो किरण क्या होगा बताइए मेरे को। सर आरओयू एसेट्स में सबसे पहला तो जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो आएगा, और लीज लायबिलिटी आएगा, लीज लायबिलिटी आएगा, और वेरिएबल कंसिडरेशन अगर कुछ पे करने का है तो वो आएगा, और अगर टर्मिनेशन कॉस्ट है तो वो आएगा। ये सब और नहीं था, नहीं, ये सब मिस लीज हो गया पेमेंट में क्या? था। अच्छा, आरयू एसेट कंपोनेंट्स क्या क्या था अंशु? हाँ सर, बोलिए। आरओयू एसेट सर लीज लाइबिलिटी, फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, और सर अगर कमेंसमेंट के प्रेजेंट ये सॉरी लीज पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, और माइनस लीज इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट डेट।